नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही जनता से किए वादे को पूरा करने पर प्रदेश की जनता के विश्वास पर खरा उतरने की बात को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के पूरे 100 दिन होने के साथ ही भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दुर्ग भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली और पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और आज हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। यूँ तो किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए 100 दिन का समय काफ़ी नहीं होता, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार ने मात्र 100 दिनों में ही सफलता और विश्वास के इतने कीर्तिमान रचे हैं, जितना पूरे 5 वर्ष में भी कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। 24,70,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ की राशि एक मुश्त उनके खाते में, किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए एक मुश्त दिया। इतनी बड़ी राशि, इतना बड़ा वायदा पूरा कर दिया। 100 दिन के अंदर ही ये वादा हमने पूरा किया। इसी तरह से हमने वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में तेंदूपत्ता संग्राहकों को। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी उपयोगिता जनता के बीच लाने और किए गए कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धियां और मोदी की गारंटी पर आधारित वादों को पिछले 100 दिन के कार्यकाल में पूरा करने के हिसाब किताब के साथ फिर से जनता की अदालत में उपस्थित हैं, जिससे निसंदेह जनता का आशीर्वाद और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें भाजपा जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटियां दी थी, मात्र 12 हफ्ते के रिकॉर्ड समय में उनसे अधिकांश बड़ी गारंटियां पूरी कर ली गई है। देश और दुनिया के शायद किसी भी सरकार ने इतनी तीव्र गति से कार्य नहीं किया होगा। इस अल्प समय में ही सरकार ने वादों को पूरा करने में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। साथ ही सरकार ने गरीब किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में बड़े फैसले लिए हैं। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के बीच प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने का एक माध्यम बनाने की कोशिश थी और जिस पर सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिला है। और क्या कांग्रेस पार्टी को वो काला धन है जो कांग्रेस पार्टी को मिला है 1600 करोड़ रुपए, ये सोनिया जी को और खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में न किसी राजनीतिक दल को न किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से कोई रोक सकता है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, ये 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को भी मिला है। क्या कांग्रेस पार्टी ने भी घोटाला किया है? ये भूपेश बघेल जी स्पष्ट करें, कांग्रेस के नेता स्पष्ट करें। जैसे मैंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में काले धन को रोकने के लिए एक प्रयास था, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया है, तो आगे उस दिशा में कार्रवाई होगी। कांग्रेस में देखते, देखिए, ये सही है, कांग्रेस में सिर फुटअव्वल मचा है, ये सिर फुटअव्वल मचा है। आज कांग्रेस पार्टी जनाधार और अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। पिछले 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, आज कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकार वार्ता में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि धान खरीदी, महतारी वंदन योजना जैसी कई गारंटी पूरी की गई है। जितना काम पिछले 5 साल में भी नहीं हुआ था, उतना काम हमारी 100 दिन की सरकार ने किया है। 12 हफ्तों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों का आज मैं यहाँ पर ब्यौरा देने के लिए
उपस्थित हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये 12 हफ्तों में जो अविस्मरणीय कार्य हुए हैं, वैसे किसी भी सरकार का आकलन 12 हफ्ते या फिर 100 दिन में उसका आकलन नहीं हो सकता, लेकिन जिस तीव्र गति के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने अब पूरी टीम ने जिन योजनाओं को मूर्त रूप दिया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, एक रिकॉर्ड समय, ऐसा आज तक नहीं हुआ। और जिन वादों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर तक गए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिस पर लोगों ने अपना विश्वास जताया और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ऐसे महत्वपूर्ण गारंटियां आज पूरी हुई है। तब हमारे जो वनवासी भाई हैं, उनका पत्ता पत्ता तेंदू पत्ता भारतीय जनता पार्टी खरीदने का निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश में लगभग 17 लाख मानक बोरा तेंदू पत्ता की खरीदी होती है और लगभग 13 लाख वनवासी बंधु इसमें लाभान्वित होते हैं, उनके परिवार लाभान्वित होते हैं। 12 तारीख को ही जंगल जतरा के नाम से कोंडागांव में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से हमारे जो तेंदूपत्ता संग्राहक हैं उनको सीधा सीधा इसका लाभ देने का योजना चालू किया गया। और जो कांग्रेस की सरकार पिछले 5 वर्ष तक हमारे तेंदूपत्ता संग्राहकों को जो चरण पादुका से वंचित करके रखा था, उस चरण पादुका को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार फिर से प्रारंभ करा रही है। ये आपके मैं संज्ञान में लाना चाह रहा था। उसके अलावा जो हमारे यूपीएससी के तर्ज पर हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो सशक्त हो, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने देखा जो पीएससी में जिस तरीके से घोटाले हुए और उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई को सौंप करके हमारे यहाँ के जो युवाओं के साथ में अन्याय न हो, इस बात का संकल्प हमने दिया था, उस संकल्प को भी हमने पूरा किया। हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे देश का सबसे बड़ा सपना लगभग 550 साल 1000 किलोमीटर पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और हमारे जो बस्तर दशहरा है, इस बस्तर दशहरा के लिए भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग की, यहाँ के स्थानीय विधायक ने मांग की और उस पर हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने उस बात की घोषणा की कि बस्तर का दशहरा 25 लाख से बढ़ करके अब उसे 50 लाख करने का निर्णय लिया है। और जो हमारे चित्रकूट महोत्सव, जिसे हम लगातार 2011-12 से लगातार हम लोग वहाँ पर चित्रकूट महोत्सव मनाते आ रहे हैं, उसके लिए भी जो 15 लाख से 10 लाख से बढ़ा करके उसकी राशि 25 लाख की गई है। उसी तरीके से रामाराम मेला, जहाँ पर सुकमा क्षेत्र में इस रामाराम मेला को मनाया जाता है, उसके लिए भी 10 लाख का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो प्रधानमंत्री आवास से कांग्रेस की पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से छल किया, लोगों को उससे वंचित किया, उस प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और हमारे गरीबों के लिए आवास का निर्माण हो, इस बात का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। मोदी जी की एक और गारंटी जो हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर कही थी, उस गारंटी को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव देसाई जी की सरकार ने लिया। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया और इन 100 दिनों के भीतर में 12 हफ्तों में ही जिस तीव्र गति के साथ में काम हुआ है, हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में इससे और बेहतर काम करके दिखाएंगे। आगामी होली पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने शहर के नागरिकों के साथ बैठक ली और चर्चा की। दुर्ग शहर में आगामी लोकसभा चुनाव और होली के पर्व को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था के साथ ही लगे आदर्श आचार संहिता का पालन करने दुर्ग CSP कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, पार्षदों व मीडिया के लोग मौजूद रहे। इस बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली, थाना प्रभारी व SDM के द्वारा शहर की जनता से चर्चा कर बैठक का उद्देश्य बताया गया। साथ ही होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। दुर्ग जिला SDM ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से पर्व को मनाएं। साथ ही तेज ध्वनि में संगीत बजाने पर रोक लगाई गई है और साथ ही इसका समय भी निर्धारित किया गया है और किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों में पाए जाने पर तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में इस तरह की जानकारी दी गई है। ये हमने शांति समिति की मीटिंग ली। इसमें आगामी होली के त्यौहार और लोकसभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इसमें मेनली हमने ये एम्फेसाइज किया कि होली के त्यौहार की तरह मनाया जाए। इसमें होली के त्यौहार के बाद में कुछ असामाजिक एक्टिविटी या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो और इसी के लिए और साथ ही साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो लोकसभा, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने किया है। और इसमें जैसे कुछ हमने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर ना बजाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। और साथ ही साथ जैसे कुछ सिंथेटिक केमिकल बेस्ड कलर्स हैं जो स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, उन पे रोक लगाई जाए। और कुछ जैसे गुब्बारे का इस्तेमाल होता है या कुछ इस तरह का होली में कुछ चीज़ें होती हैं जिससे इंजरी हो जाती हैं लोगों को, तो उस तरह की चीज़ें भी ना हो। महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे अपराध ना हो और कई बार होली में देखा जाता है मारपीट हो जाती है, तो उन चीज़ों की भी रोकथाम हो। तो इस बारे में हमने लोगों से मतलब ये पॉइंट्स हमने एम्फसाइज किए हैं। सर, नियम का उल्लंघन करने पर किस प्रकार का कार्रवाई? ये अलग अलग नियमों के उल्लंघन के लिए अलग अलग तरह की कार्रवाई की जाएंगी। और जैसे लाउड स्पीकर अगर मतलब 10 बजे के बाद बजता है तो उसमें कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। और साथ ही साथ अगर जो भी कोई अपराध होता है होली के दौरान, तो उसमें हम IPC की जो भी रेलेवेंट सेक्शन हैं उनके तहत हम कार्रवाई करेंगे। सर, अगर देखते हैं कि होली के समय में तेजी से घूम रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा गाइडलाइन उसमें डेफिनेटली मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसमें आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा ऑपरेशन ईगल चलाया जा रहा है। उसमें हम स्थायी वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और डेली हम उस पर हम टीम बना के उनको पकड़ रहे हैं और उनको जितना अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम पूरा प्रयास करते हुए उनको अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी होली का महापर्व आने वाला है और उसी के तारतम्य में शांति समिति की बैठक CSP कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें दुर्ग शहर के जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण और नागरिकगण और मीडिया के साथी और अन्य लोग शामिल थे। इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई है। जैसे कि आपको मालूम है, होली पर्व में पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कुछ चीज़ें भी होती हैं जिसकी उस तरीके से चीज़ें ना हो, सामाजिक तत्व कई बार सक्रिय हो जाते हैं, तो उनसे भी अपील की गई कि उस तरीके से चीज़ें ना हो। और किसी को इस तरीके से पता चलता है कि कुछ घटना हो सकती है तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दे दें, ताकि इस तरह से घटना ना हो पाए और शांतिपूर्ण तरीके से हम त्यौहार मना सकें। इसी तारतम्य में बैठक रखी गई थी। और DJ और जो वाद्य यंत्र वाले हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि गाइडलाइन के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर उसका पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में ही वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाए, उसके पश्चात ना किया जाए।
क्या चीज़ पे? यदि शिकायत मिलता है और जेन्युइन पाया जाता है, जांच किया जाएगा और देखा जाएगा यदि, ताकि हमारा उद्देश्य घटना के बाद का नहीं है, घटना से पहले का है, ताकि किसी प्रकार की यदि सूचना मिलती है और कोई बड़ी घटना होने की संभावना है तो उसको हमें रोकने का प्रयास करना है और रोकना भी है। इसी उद्देश्य से हमने एक बैठक में भी इन चीज़ों का जिक्र किया है और लोगों से अपील भी की है। गाइडलाइन जारी किया गया? जैसे कि अभी आपको पता है कि आचार संहिता भी लागू है, आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन भी करना है, ताकि उसके प्रक्रिया का पालन हो, कोई राजनीतिक रूप से प्लेटफॉर्म का उपयोग न करें जो धार्मिक आयोजन हो रहा है उसका, और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें, इसी चीज़ की अपील की गई है। शासन की जो गाइडलाइन आज जारी हुई है उसके सभी नियम को आज दुर्ग शहर पूरी तरीके से माना है। दुर्ग शहर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी व्यक्तियों ने माना है। शासन को भी आज बता दिया है, हम लोगों ने सभी के माध्यम से अनुरोध भी किया है कि होलिका दहन का जो पर्व है वह 10:45 के बाद ही होगा, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि भद्रा काल में हम लोग होली नहीं जलाते, और इस वर्ष होलिका दहन जो होना है वो 10:45 होना है, क्योंकि 10:45 के पहले भद्रा काल है। भद्रा काल में पूरी तरह से होलिका दहन निषेध बताई गई है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम लोगों ने शासन से भी अनुरोध किया है और उन्हें बता भी दी है जानकारी कि दुर्ग शहर में जितनी पारंपरिक और धार्मिक जो होलियां चलती है वो 10:45 के बाद ही चलेगी। और शासन ने अनुरोध किया है और शासन ने एक अपनी बताई भी है कि किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, चूंकि होलिका दहन होती है उसमें लाउड स्पीकर नहीं चलता है, लंगाड़ा बचता है। लंगाड़े में साउंड नहीं लगेगा पर लंगाड़ा सभी होलिका दहन के पास बजेगा। इसका हम लोगों ने शासन को जानकारी दे दी है और शासन को अनुरोध भी किया है कि 10:45 के पहले किसी भी होलिका को जलाने से पहले आप समिति वालों से अनुमति लेवे और 10:45 के बाद ही होली जलावे। शहर की जनता से और शहर के नागरिकों से एक और अपील है कि जो एक होली का पर्व है उसको बहुत ही शांति ढंग से निभाए, क्योंकि होली का जो पर्व होता है वो कृष्ण का पर्व होता है। कृष्ण बहुत ही शांत, सरल और स्वभाव के रहे हुए हैं। उनके द्वारा जो होली खेली जाती थी दूध, दही, मक्खन से खेली जाती थी, ना कि दारू, नशा, बाड़ी ये चीज से खेली जाती थी। हम सभी खूब दारू को पूरी तरीके से दूर करें, खूब दही खाएं, मक्खन खाएं, दूध पिएं, उसके पश्चात होली खेलें, जो कि कृष्ण भगवान का पर्व है, और धूमधाम से खेलें। यही हम सभी से अनुरोध करते हैं। और किसी प्रकार का भी जो रंग, कलर जिससे किसी को परेशानी हो वैसा रंग कलर ना करें। हिंदू धर्म का पर्व हिंदुओं के साथ बनाए और अन्य किसी धर्म के लोगों जो इससे पर्व से दूर रहना चाहते हैं उनको दूर रहने दें, उनको किसी भी प्रकार का रंग गुलाल ना लगाए। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा बंटी, अध्यक्ष जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश कुमार मिश्रा ने मातहतों को होली, चुनाव और वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर सजग रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज ने बुधवार को रायपुर के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक लेकर रायपुर जिले के शहरी क्षेत्रों, कस्बों में अव्यवस्था एवं अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए अर्बन डिसऑर्डर मिटिगेशन प्लान के तहत क्षेत्रों को चिन्हांकित करते हुए कार्रवाई करने निर्देश दिए हैं, ताकि जनता में सुरक्षा की भावना विकसित हो सके। सभी अफसरों को अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत चाकूबाजी, अड्डेबाजी, नशाखोरी में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक की जानकारी एएसपी शहर लखन पटले ने इस प्रकार दी। आज माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मीटिंग ली गई, जिसमें इलेक्शन से रिलेटेड और आगामी जो होली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए क्राइम की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार से शहर के जितने भी बदमाश हैं उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई हो। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जशपुर जिले में नक्सलियों की सुगबुगाहट के बाद जिले की पुलिसिंग सतर्क हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जशपुर और झारखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से लगे 14 ग्रामों में नक्सल संदिग्ध पर अंकुश लगाने एसपी शशि मोहन के नेतृत्व में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन ने बताया कि जशपुर में नक्सली वारदात पिछले 5 वर्ष से नहीं हुई है, किंतु बस्तर में नक्सलियों पर पड़ने वाली पुलिस के दबाव से नक्सली नए इलाके में अपना पैर जमाना चाहते हैं। ऐसे में जशपुर जिले में फिर से नक्सली पैर न जमा सके, इसके लिए जशपुर पुलिस काफी सतर्क है। जी सर। झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस, जिसके तहत गुमला जिला और जशपुर जिला के संयुक्त तत्वाधान में एक नक्सल विरोधी अभियान के तहत एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग का एक प्लान तैयार किया गया था, जिसे आज एग्जीक्यूट किया गया। और जैसा कि विदित है कि विगत दिनों हमारे जिले में जेजेएमपी के एरिया कमांडर अपनी टीम के साथ AK-47 के साथ पकड़ा गया था। तो पुलिस इस मायने में काफी सतर्क है और हमारी कोशिश है कि चूंकि बस्तर में नक्सलियों के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा है, तो वो किसी नए एरिया की तलाश में है। तो इस इलाके में जशपुर जिले में नक्सली पुनः पैर न जमा सके, इसके लिए झारखंड पुलिस के साथ मिलकर और हमारे सरगुजा रेंज के अन्य जिलों के साथ मिलकर लगातार कार्य योजना बनाई जा रही है और एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग और आसूचना संकलन पर विशेष ध्यान देते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस तरह के। दंतेवाड़ा जिले के थाना किरंदुल क्षेत्र अंतर्गत पुरंगेल गमपुर में जंगल में सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर बुधवार को DRG बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा तथा CRPF बटालियन की यंग प्लाटून की संयुक्त टीम उप पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार उइके के नेतृत्व में नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान पर निकली थी। गश्त सर्च अभियान के दौरान थाना किरंदुल अंतर्गत पुरंगेल एवं गमपुर के जंगल पहाड़ी के बीच पूर्व से एम्बुश लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी पर अवैध हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस बल द्वारा सुरक्षित आड़ लेकर नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल झाड़ी की आड़ लेकर भाग निकले। बाद में पुलिस पार्टी के द्वारा सर्च करने पर एक पुरुष माओवादी लच्छू व एक महिला माओवादी डोडी लक्के उर्फ माडवी लक्के का शव बरामद हुआ। मुठभेड़ की जानकारी उप पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार उइके ने इस प्रकार दी। आगामी होली पर्व को देखते हुए बाजार में नकली सामान और मिलावटी वस्तुओं की जानकारी लेने खाद्य विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर खाद्य पदार्थों का सैंपल लेकर जांच किया। होली के पर्व पर खाद्य सामग्रियों की बिक्री काफी बढ़ जाती है, जिसमें विशेष रूप से दूध, पनीर एवं मिठाइयां होती है। खाद्य सामग्रियां संचालकों द्वारा अधिक बिक्री करने हेतु गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और कई जगह पर मिठाइयों और खाद्य सामग्रियों में मिलावट भी देखी जाती है। इसके लिए दुर्ग SDM ने पत्रकारों को बताया है कि त्योहार के सीजन में लगातार खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है और किसी भी तरह की मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई कर खाद्य सामग्री को सील कर दिया जा रहा है और कानून के अनुसार कार्रवाई भी करने की बातें कही। साथ ही संचालकों से अपील की गई है कि वह गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और मिलावट से बचें।
देखिए, जब इस त्योहारी सीजन आते हैं तो जो खाद्यान्न सामग्री हैं उनकी बिक्रियाँ बढ़ जाती है, और जहाँ खाद्यान्न सामग्री की बिक्रियाँ बढ़ती हैं तो कहीं न कहीं क्वालिटी से भी कुछ दुकानदार या कुछ विक्रेता अगर इसमें कमी ले ही आते हैं, तो उसी तारतम्य में जो मिष्ठान भंडार हैं, अन्य खाद्यान्न सामग्री बनाने वाले दुकान हैं, वहाँ पर जाँच की जा रही है और उनका सैंपल भी लिया जा रहा है और लैब भी भेजा जा रहा है। यदि सैंपल फैल आता है तो उस पर जो प्रावधान है फूड सेफ्टी के आधार पे उसमें भी कार्रवाई की जाती है, और ये सैंपल इसलिए लिया जाता है ताकि कोई खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या उसकी मानकता के साथ कोई छेड़छाड़ी ना करें, जिससे कि किसी खाद्यान्न सामग्री के यदि गलत बनती है तो उसका स्वास्थ्य पर बुरा सा प्रभाव पड़ता है। तो इसी तारतम्य में पूरी जांच भी की जा रही है और दुकान संचालकों से अपील भी की गई है और उन्हें निर्देशित भी किया गया है कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें और खाद्यान्न सामग्री को सही तरीके से ही बनाएं। जानकारी मिली भिलाई के कुछ होटलों में हम लोग दवाई दी थी, उसमें कुछ कामयाब पाई तो आपने नोटिस किया है कुछ? हाँ, कुछ जहाँ पर ऐसे कमी पाई गई थी और जिनका जो फूड सैंपल है वो लैब से फेल हो गया था, तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका कोर्ट में अभियोजन भी चल रहा है और ऐसे प्रकरण में कार्रवाई की जाती है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार हुई तेज हवाओं के साथ बारिश से फसलों को हुए नुकसान से परेशान किसानों को अपने नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देकर किसान सूचना दर्ज करा सकते हैं। जिले में लगातार 2 दिनों की बारिश के चलते जितने भी किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है वे अपने नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर में दे सकते हैं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के निर्धारित टोल फ्री नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 में फोन करके महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे किसान का नाम, फसल का नाम, जिले एवं ग्राम का नाम, खसरा नंबर एवं रकबा नंबर आदि बताकर किसान सूचना दर्ज करा सकते हैं। उद्यान विभाग के उप संचालक से मिली जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत एड ऑन कवर अंतर्गत ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं जोखिम को स्थानीय आपदा के रूप में सम्मिलित किया गया है। स्थानीय आपदा की स्थिति में कृषक घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना सीधे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर पर लिखित रूप में बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचना देना होगा। वही सूचना प्राप्त होने के पश्चात 48 घंटे के भीतर संबंधित संस्था द्वारा बीमित फसल के ब्यौरे की क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण आदि की जानकारी से बीमा कंपनी को अवगत कराना होगा। फसल क्षति हानि संबंधित सूचना मिलने पर क्रियान्वयक बीमा कंपनी क्षेत्र में फसल की हानि का आकलन लगाने के लिए 48 घंटे के भीतर निर्धारित अर्हता रखने वाले हानि निर्धारकों की नियुक्ति करेगा तथा जिला स्तरीय संयुक्त समिति के द्वारा योजना के मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार 10 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाएगी। बीमा कंपनी द्वारा 7 दिन के भीतर प्रभावित कृषकों के आंकड़ों का सत्यापन योजना के वेब पोर्टल में किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा क्षति आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति की राशि की भुगतान की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम मुकेश रावटे और उप संचालक कृषि ललित मोहन भगत ने अपनी जानकारी इस तरह दी। से लगातार मौसम की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। पिछले रविवार की रात्रि में और सोमवार की रात्रि में कुछ जगह हल्की बारिश हुई है और जैसे कुछ क्षेत्रों में हल्के ओला गिरने की सूचना मिली थी, जिसमें जांच भी की गई। तहसीलदार महोदय भी खुद समक्ष मौके पे गए थे। हमारे जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब मौके पे गए थे और इसमें फसल को क्षति का आकलन भी किया जा रहा है और कुछ किसान जो बीमा का कराए हैं अपने फसलों का, तो उसमें बीमा का लाभ जरूर दिया जाएगा। और जो फसल क्षति का आकलन है, यदि किसी किसान का कुल फसल जो बोए है उसका 33% यदि क्षति होती है तो उसमें मुआवजा का जो प्रावधान है हमारा रेवेन्यू गाइडलाइन के आधार पे, तो उसके तहत भी उसको भुगतान कराया जाएगा। जी, कल दुर्ग जिला में काफ़ी बारिश हुआ। इसमें हमारे जिले में 3 विकासखंड हैं, परंतु एक विकासखंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसमें बारिश और ओला दोनों गिरे हैं। इसमें धमधा विकासखंड में बहुत क्षति हुआ है। वहाँ 2 फसल को प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। हमारे कृषि विभाग के अंतर्गत जो लगाते हैं चना और गेहूँ। चना फसल 4691 हेक्टेयर में प्रभाव पड़ा है, जो कि फसल को
लगभग 56% का क्षति हुआ है और गेहूं फसल में हमारा 5077 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है, जिसमें 40% लगभग क्षति हुआ है, जिसका नजरी आंकलन किया गया है। इसका डिटेल आंकलन राजस्व विभाग और कृषि विभाग तथा फसल बीमा के एजेंसी के अधिकारी लोग रहेंगे और इसका डिटेल मतलब विस्तृत रूप से उसका निरीक्षण और परीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद आंकलन करके फिर रिपोर्ट भेजा जाएगा। अभी नजरिया आंकलन करके हम लोग शासन को प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही हम लोग क्षेत्र में भ्रमण किए, संयुक्त संचालक कृषि और मैं संयुक्त रूप से भ्रमण किए, खेत का जायजा लिए, जिसमें एक्चुअल में फसल बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें दाना भी निकल गया है और दाना जो अंकुरित हो गया है, इस तरह से फसल बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं में भी पूरा दाना जमीन में गिर गया है। इस तरह से हम लोग जी बाकी फसल, हम लोग उद्यानिकी फसल को भी हमने देखा, जैसे पपीता लगा है, केला लगा है, इसमें पूरे उसके पत्ते में ओले से बहुत प्रभाव पड़ा है और फल में भी ओले से क्षति हुआ है, जिसमें गड्ढे हो गए हैं, उसमें छेदा भी हो गए हैं। इस तरह से मतलब जो मार्केट के योग्य नहीं रहा, इस तरह से बहुत नुकसान हुआ है। किसानों को जो फसल बीमा के तहत जो किसान आ रहे हैं, फसल बीमा कराए हैं, उनको हम लोग टोल फ्री नंबर उपलब्ध करा करके सीधा फसल बीमा से संबंधित एजेंसी को फ़ोन करने बोल रहे हैं और वहाँ पे अपना आधार कार्ड और आईडी नंबर दे करके उसमें अपना शिकायत को दर्ज करा रहे हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में।
संवाद पर फिर से आप सबका स्वागत है। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 1 क्षेत्र में खाली मैदान पर तालाब बनाने के लिए पहुंची निगम की टीम का मोहल्ले वासियों ने जमकर विरोध कर डाला। लोगों ने निगम की टीम को घेर लिया और जेसीबी के सामने बैठ गए। निगम की टीम बैरंग लौट गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पीछे काफी बड़ा मैदान पड़ा हुआ है। वहाँ वो लोग दुर्गा पूजा, शिवरात्रि उत्सव मनाते हैं। सामान्य दिनों में यहाँ बच्चे खेलते हैं और बड़े बुजुर्ग टहलते भी हैं। भिलाई नगर निगम द्वारा इस जगह पर तालाब बन रहा है। फिलहाल मोहल्ले वासियों के विरोध के बाद तालाब का काम स्थगित कर दिया गया है, पर देखना होगा कि क्या निगम ने जो स्थान तालाब के लिए चिन्हित किया है उसी जगह पर वे तालाब बनाते हैं या तालाब को अन्यत्र स्थान पर परिवर्तित करना पड़ता है। कोरोना काल 2021 से रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल की मरचुरी में रखे लावारिस शवों को लेकर मेकाहारा हॉस्पिटल की पीआरओ शुभ्रा ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल के बाद से यहां 3 लावारिस शव पड़े हैं जो मरचुरी में रखे हुए हैं। इनके लिए किसी ने संपर्क नहीं किया, इसलिए ये लावारिस शव 2021 से रखे गए हैं। सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों और उनके अंतिम संस्कार के लिए दिशा निर्देश तय किए थे, इसलिए शव अभी भी शवगृह में रखे गए हैं। सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल के तहत हमने सरकार को सूचित किया था कि अंतिम संस्कार ठीक से किया जाना चाहिए। सरकार जो भी निर्देश देगी उसके अनुसार पालन किया जाएगा। तब तक सरकार जवाब नहीं देगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये इसके बारे में कोरोना काल में जो 3 अनक्लेम्ड शव, कहने का मतलब ये है कि इनके लिए इनके कोई परिजन जो है वो उन्होंने चिकित्सालय स्तर पर संपर्क नहीं किया, न ही प्रशासन स्तर पर उन्होंने कोई संपर्क करने का प्रयास किया। तो ये जो 3 अनक्लेम्ड शव है वो हमारे यहाँ वर्ष 2021 से रखे गए हैं और चूंकि इनके लिए इनके अंतिम संस्कार के लिए शासन ने उस समय कोरोना महामारी से डेथ होने पर उसके लिए गाइडलाइन तय करके रखा था शासन ने कि उस गाइडलाइन के अंतर्गत ही जो है वो उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस जो इनकी जो डेथ हुई थी उसके लिए हम लोगों ने शासन को पत्र लिखा था कि इनके अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें और इस दिशा में लगातार हमारे द्वारा पत्राचार किया गया, परंतु जो है आज दिनांक तक इनका जो है अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए ये मरचुरी में इनके शव रखे गए हैं। अभी क्या होगा मैम, जब तक एक नहीं मिलेगा शासन द्वारा तब तक इनका? हाँ, देखिए जैसे मैंने बताया कि इसके लिए उस समय जो है वो एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया था कि उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही इनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो हमने शासन को अवगत भी कराया कि इनका जो है ससम्मान विधि पूर्वक जो है वो अंतिम संस्कार किया जाए। तो अब जब शासन जो है वो निर्देश देती है तो उसी निर्देश के मुताबिक उसको फॉलो किया जाएगा। तो अभी क्या होगा मैम, ये पूरा कंकाल बदल गया होगा, कंकाल में शव बदल गया होगा? हाँ, तो जैसे इनको अलग से जो है बाकी मरचुरी में अलग से इनको रखा गया है और हमारे द्वारा भी इनका इंतजार किया गया कि इनके कोई परिजन जो है वो संपर्क करें तो जिससे जो है शासन को सूचित किया जा सके करके, परंतु जैसे मैंने बताया कि अनक्लेम्ड शव है इसीलिए मरचुरी में रखा गया है इनको। अगर शासन द्वारा रिप्लाई नहीं आता, जवाब नहीं आता तो क्या होगा? तो देखिए शासन के द्वारा जब तक जवाब नहीं आएगा तो हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि शासन ने इसके लिए निर्धारित ही किया है, वो SOPS जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो निर्धारित किया है अंतिम संस्कार का, तो वही जब तक वो इस दिशा में हमको कोई, चूंकि नॉन MLC है, कहने का मतलब यह है कि मेडिको लीगल केस नहीं है, तो पुलिस के द्वारा भी इसमें कोई, जैसे पुलिस विभाग ने बताया कि कोई उचित इसमें हम नहीं कर सकते जब तक कि शासन की कोई अनुमति न मिले। ठीक। बुधवार की रात तेज रफ्तार पिकअप वाहन के चालक ने अवंतीबाई चौक और गदा चौक के बीच स्कूटी सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे स्कूटी चला रहे युवक मनीराम सिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। वह स्कूटी के पीछे बैठा और रूपराम साहू गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक और घायल युवक दोनों टेंट हाउस में केटरिंग का काम करते थे। ऐसा बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन चालक नशे की हालत में था। उसने इस घटना के कुछ देर पहले कोका में एक दुपहिया वाहन चालक को भी ठोकर मारकर आगे बढ़ गया था। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।